नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के.एल. मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। देखिए, आज अपन बात करेंगे सेंट्रल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल यानी केंद्रीय बैंक तथा साख का नियंत्रण के बारे में। आधुनिक युग में क्या केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य देश का मौद्रिक प्रबंधन या नियंत्रण करना होता है। हर देश के केंद्रीय बैंक को उस देश की साख संस्थाओं की कार्यविधियों पर नियंत्रण व निर्देशन करने का पूरा एकाधिकार होता है। साख नियंत्रण है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की निर्धारित विकास दर को प्राप्त करने व बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साख के संकुचन तथा साख विस्तार की नीति को ही साख नियंत्रण की नीति कहते हैं। यानी केंद्रीय बैंक के जो स्थिरता, आर्थिक विकास, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, आर्थिक नियोजन आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साख नियंत्रण करता है। यूँ कह सकते हैं अपन साख नियंत्रण के उद्देश्यों के बारे में बात कर सकते हैं। एक केंद्रीय बैंक साख का जो नियंत्रण है जो कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है, जैसे आंतरिक कीमतों में स्थिरता। देखिए, साख नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आंतरिक कीमतों में स्थिरता लाना होता है। आंतरिक कीमतों में अस्थिरता होने के कारण जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और साख नियंत्रण के द्वारा आंतरिक कीमतों में स्थिरता लाई जा सकती है। साख नियंत्रण का दूसरा उद्देश्य होता है विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। देखिए, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना भी होता है। विदेशी विनिमय दरों में अस्थिरता होने के कारण क्या होता है, विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह साख नियंत्रण के द्वारा विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित की जा सकती है। साख नियंत्रण का तीसरा उद्देश्य होता है रोजगार तथा उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना। देखिए, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण का एक अन्य उद्देश्य रोजगार तथा उत्पादन के स्तर को बनाए रखना है। देश के उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, साधारणतः अच्छा नहीं होता। केन्स ने अपनी आर्थिक विचारधारा में भी साख नियंत्रण की नीति के द्वारा आय तथा रोजगार में स्थिरता लाने का महत्व दिया है। चौथा जो उद्देश्य होता है साख नियंत्रण का वो होता है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। देखिए, पूंजीवादी देशों में व्यापार चक्र आते रहते हैं, इसके कारण आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और दूसरे देशों को भी काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। तो व्यापार चक्र के बहुत से कारणों में एक मुख्य कारण, जैसा कि अपन ने देखा था, साख का आवश्यकता से अधिक या कम होना है। तो इसलिए आवश्यकता के अनुसार साख की मात्रा को घटा और बढ़ाकर व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। पांचवा उद्देश्य साख नियंत्रण का है आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक की नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तेज करना। आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के बिना संभव नहीं हो सकता। किसी देश में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सरकार को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है और ये धन है जो साख नियंत्रण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ उद्देश्य हैं जो केंद्रीय बैंक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है जो केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण की नीति अपनाता है। ठीक है, अब अपन साख नियंत्रण की जो विधियां, जिन विधियों से जो केंद्रीय बैंक मेथड जो साख का नियंत्रण करता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, केंद्रीय बैंक की जो साख नियंत्रण की विधियां उनको अपन मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है मात्रात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा है गुणात्मक साख
नियंत्रण। तो मात्रात्मक नियंत्रणों का मुख्य उद्देश्य होता है साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना, यानी मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना। इसको अपन मात्रात्मक उपायों में लेते हैं। और गुणात्मक में क्या है? साख को एक दिशा प्रदान करना। इस तरह से दो मुख्य जो टूल्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के, उनके बारे में अपन बात करेंगे।